हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ग्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा और आप देख रहे हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज जो डेली शाम में 6 बजे हम आपके लिए लेके आते हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे आर्कटिक काउंसिल के बारे में। इंटरनेशनली आर्कटिक रीजन काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज को लेके भी और जियो पॉलिटिक्स को लेके भी। तो ये वाला टॉपिक आराम से समझना, किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। पहली बात, ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंट्रीज यहाँ डायरेक्टली इन्वॉल्व रहती हैं, और फोरम है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ध्यान रखना है, ये सिर्फ एक फोरम है। स्टेटमेंट में फंसाने के लिए आपको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रीलिम्स वगैरह में दिया जा सकता है, तो ऑर्गेनाइजेशन देखते ही ऑप्शन काट देना। और इसका मेन काम क्या है, जो भी आर्कटिक के स्टेट्स हैं, आर्कटिक के अराउंड स्टेट्स मतलब कंट्रीज हैं, वहां के इंडिजिनस पीपल जो भी रहते हैं, वहां के जो इनहेबिटेंट्स हैं, उनके जो भी इश्यूज वगैरह है उनको ध्यान में रखते हुए एरिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करवाना इनका मेन उद्देश्य है। 1996 में ये बना था, ओटावा डिक्लेरेशन से बना था। ओटावा में मीटिंग वगैरह हुई, वहां पे डिक्लेरेशन हुआ जिससे ये बना। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कंसेंसस बेस्ड है। जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व है उनमें कंसेंसस बनता है, उसके हिसाब से ये लोग डिसीजन लेते हैं। मेन काम इनका क्या है, अगर सी आइस मेल्ट हो रहा है, प्लास्टिक पॉल्यूशन उस एरिया में बढ़ रहा है, ब्लैक कार्बन से इश्यूज बढ़ रहा है, तो इन सारे इश्यूज को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज वगैरह बनाना, उसको इशू करना, बाकी मेंबर स्टेट्स को बोलना, इन सारे रिकमेंडेशन को फॉलो करने के लिए ये इनका मेन उद्देश्य और मेन काम है। अगर हम मेंबर स्टेट्स की बात करें तो 8 कंट्रीज इसकी मेंबर स्टेट्स हैं, 8 कंट्रीज जो इस रीजन में आती हैं। देखो, एक तो कनाडा हो गया, यूएसए का अलास्का जो पोर्शन पड़ता है, अलास्का, तो अलास्का इस रीजन में पड़ता है, इस वजह से यूएसए भी इन 8 कंट्रीज में शामिल है। रसिया तो रहेगा ही, उसके अलावा फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, आइसलैंड है। और ग्रीनलैंड जो है वो कंट्री नहीं है, डेनमार्क का ही हिस्सा है, इसीलिए डेनमार्क को शामिल किया गया ग्रीनलैंड की वजह से, क्योंकि डेनमार्क तो वैसे यहाँ पे कंट्री है, आर्कटिक रीजन में वैसे खास नहीं पड़ता है, बट इसका ग्रीनलैंड जो पोर्शन है वो सीधे सीधे आर्कटिक रीजन में। तो ये 8 कंट्रीज जो आप देख रहे हो, ये मेंबर स्टेट्स हैं किसकी, तो आर्कटिक काउंसिल की। बात करते हैं इसके ऑब्जर्वर्स की, तो ऑब्जर्वर्स में बाकी कंट्रीज भी हैं। टोटल 13 कंट्रीज और हैं जो इसकी ऑब्जर्वर हैं। उसमें इंडिया और चाइना भी शामिल है, फ्रांस, जर्मनी, इटली भी शामिल है, ठीक है। और बाकी जो दूसरे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं वो भी इसकी ऑब्जर्वर हैं, एनजीओज हैं वो भी इसके ऑब्जर्वर हैं। तो कौन कौन से एनजीओ इसके ऑब्जर्वर हैं, कौन कौन से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्वर हैं, ये ध्यान में रखना हमें जरूरी नहीं है। बस एक चीज जान लो, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन भी इसका ऑब्जर्वर है। सबकी जरूरत पड़ती है, सबके कोलैबोरेशन के हिसाब से चीजें यहाँ पे चलती हैं। इसमें एक वर्किंग ग्रुप है, एक क्या बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स हैं, अलग अलग मुद्दों को लेके वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अलग वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, आर्कटिक मरीन एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए अलग वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, फ्लोरा एंड फौना जो आर्कटिक है उस एरिया के कंजर्वेशन के लिए अलग वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। तो अलग अलग से वर्किंग ग्रुप अलग अलग मुद्दों पे यहाँ पे काम करते हैं, डेटा वगैरह रिलीज करते हैं, आगे पॉलिसीज बनाने में जिनमें हेल्प होता है। बात ये आती है कि काम कैसे करते हैं, इनके काम करने का तरीका क्या है। तो देखो, कोई भी काम जब स्टार्ट होता है तो पहला जो सबसे जरूरी चीज है उसके बारे में डेटा एंड नॉलेज गैदर करना। डेटा इज द न्यू ऑयल, आपने सुना ही होगा। तो डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी वर्किंग अगर एक्सपर्ट ग्रुप है वो मिलजुल के डेटा गैदर करते हैं। डेटा किन पे, ऑयल पॉल्यूशन रिस्क पे, मरीन इकोसिस्टम पे, आर्कटिक क्लाइमेट चेंज पे कि टेम्परेचर कितना हो गया, कितना जो पानी है वो कैसे किस स्पीड में मेल्ट हो रहा है, ये डेटा ये लोग गैदर करते हैं। डेटा के हिसाब से ही फिर असेसमेंट होता है और रिपोर्ट वगैरह बनाए जाते हैं। डेटा के हिसाब से दूसरा काम क्या होता है, मॉनिटर करना। पहले जो था हिस्टोरिकली, मॉनिटरिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही फ्रेगमेंटेड मतलब बिखरा हुआ सा रहता है। आर्कटिक जब काउंसिल बन गया तो पूरे आर्कटिक रीजन का मॉनिटरिंग इसके थ्रू इजिली होने लगा। मॉनिटरिंग मतलब आप समझ पा रहे हो कि मॉनिटर करना, एक टाइम के हिसाब से देखना, समझना कि वहां पे जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उन पे लुक आफ्टर करना, उन पे ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग, ठीक है। तो ये हो गया मॉनिटरिंग। तीसरा काम असेसमेंट करना। असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन। जो भी स्टडीज वहां पे ली जा रही हैं उनका मूल्यांकन करना, और इस असेसमेंट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है
कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसका ध्यान जो है आर्कटिक रीजन की तरफ आकर्षित होता है। और फाइनल काम ये क्या करते हैं, पॉलिसी रेकमेंड करते हैं कि आर्कटिक रीजन को बचाए रखने के लिए, वहां की बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। तो पॉलिसीज जो है वो रेकमेंड करते हैं। उसमें से एक पॉलिसी आप देख पा रहे हो, ऐसे रिपोर्ट ये लोग बनाते हैं, मीनिंगफुल एंगेजमेंट ऑफ इंडिजिनस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज इन मरीन एक्टिविटीज। तो एक ये पॉलिसी हो गई। आगे और भी पॉलिसीज इन्होंने बनाए हैं, पीओपीज एंड केमिकल्स ऑफ इमर्जिंग आर्कटिक कंसर्न। पीओपीज का मतलब क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का नाम आपने एनवायरमेंट में सुना होगा, नहीं सुना है तो जरूर सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है खासकर एनवायरमेंट के लिए। जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें एनवायरमेंट अगर सिलेबस में है तो पीओपीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। डीडीटी का नाम तो सुना ही होगा। डीडीटी एक ऐसा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। परसिस्टेंट मतलब जो बहुत सालों तक परसिस्ट करता है उस इन्वायरमेंट में, उसको परसिस्टेंट बोलते हैं। और ऑर्गेनिक है तो ये क्या क्या उसकी बायोडाइवर्सिटी को थ्रेटन करने का काम करता है। तो इस पे रिपोर्ट वगैरह, इस पे पॉलिसी मेकिंग ये लोग क्या करते हैं, रेकमेंड करते हैं। और ये लोग बहुत सारे फीचर्ड प्रोजेक्ट चला के रखते हैं। तो एक एक करके हम 2-3 प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं। आर्कटिक जो एरिया है वहां पे जो वाइल्ड फायर हो रहा है, जंगलों में जो आग लग रही है, तो उससे कैसे निपटा जाए, क्या डेटा वगैरह है इनका, उसके रिलेटेड इनका फीचर प्रोजेक्ट काम करता है। उसके अलावा जो वहाँ की मरीन बायोडाइवर्सिटी है, वहां पे सील और बाकी जो एनिमल्स पाए जाते हैं, उन एनिमल को कैसे ये लोग प्रोटेक्ट करेंगे, वहां की बायोडाइवर्सिटी कैसे मेंटेन करके रखेंगे, उसके लिए इनका प्रोजेक्ट है। जो मरीन प्लास्टिक जो होता है, माइक्रो प्लास्टिक मतलब छोटे छोटे प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक पे यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है प्रीलिम्स में, तो उन प्लास्टिक कंसर्न से कैसे निपटा जाए, इसके लिए भी इनका अलग से फीचर प्रोजेक्ट चल रहा है। शिपिंग स्टेटस रिपोर्ट, जो भी उस एरिया से होकर शिपिंग गुजरती है, उस शिपिंग का स्टेटस क्या है, कितना पॉल्यूशन वो क्रिएट कर रही है, कितना एरिया ले रही है, कैसे उसको बेटर फैसिलिटेट किया जाए, इसके रिगार्डिंग इनका प्रोजेक्ट चलता है। इन्वेजिव एलियन स्पेसीज का नाम सुना होगा अगर इन्वायरमेंट पढ़ा है तब। एलियन मतलब फॉरेन स्पेसीज आप समझ सकते हो, दूसरे जगह के स्पेसीज। इन्वेजिव मतलब जो घुस आते हैं और लोकल बायोडाइवर्सिटी को थ्रेटन करते हैं, वहां की बायोडाइवर्सिटी को निगल जाते हैं, खत्म कर देते हैं, उसको हम लोग इन्वेजिव एलियन स्पेसीज बोलते हैं। तो आर्कटिक एरिया में जो भी इन्वेजिव एलियन स्पेसीज है, उससे उस एरिया को क्या खतरा है, इसको लेके इनका स्पेशल प्रोजेक्ट। ऐसे बहुत सारे ये लोग प्रोजेक्ट चलाते हैं जिससे आर्कटिक जो रीजन है उसका वो लोग प्रोटेक्शन कर पाए। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।